औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ से। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है 1 कूलम पर सेकेंड इज़ इक्वल टू। अब हमें पता है कि एक कूलम यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है। पर सेकंड यूनिट है टाइम का। चार्ज पर सेकंड है, ठीक है। तो ये यूनिट किसका होगा? अब जूल यूनिट है वर्क का, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वाट ये पावर का यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एम्पेयर करंट का यूनिट है और करंट की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यूनिट के लिहाज से अगर करंट को हम डिफाइन करें तो कूलम पर सेकंड यूनिट बनता है एम्पेयर का। तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2, इसमें इन द मैग्नेटिक कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। कह रहा है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसके फ्लो करने की वजह से करता है? कौन से वाले चार्ज की वजह से फ्लो करता है? नेगेटिव कंडक्टर के अंदर अब हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करें जी, थर्ड वाला एमसीक्यूज है द कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम। अब कन्वेंशनल करंट, अब करंट दो तरह का होता है, आयनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। आयनिक करंट होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो आयनिक करंट के ऑपोजिट होता है। इट्स मीन्स ये फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है कन्वेंशनल करंट के लिहाज से। उसके बाद फोर्थ वाले एमसीक्यूज की बात करें। फोर्थ वाले एमसीक्यूज में वो कह रहा है इन अ थर्मोकपल द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। थर्मोकपल के अंदर जो हीट एनर्जी है वो किस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ वाला द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज इन। करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो यूटिलाइज हम करते हैं किसके अंदर? ट्यूबलाइट नहीं है इसका आंसर हो सकता, फैन के अंदर नहीं है, फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल होगा, मोटर के अंदर मैकेनिकल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आयरन। आयरन के अंदर हीटिंग इफेक्ट यूज़ हम करेंगे। उसके बाद है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट इज पास ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो किसकी वजह से करता है? इसमें आपने बताना है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से करता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करता है, या प्रोटॉन की वजह से करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये लिक्विड के अंदर होगा, ठीक है। और लिक्विड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लिक्विड के अंदर होल भी नहीं होते, प्रोटॉन भी नहीं होते। लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जॉल लॉ। जॉल लॉ को हीटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। जॉल लॉ का आपने बताना है कि इसका कौन सा है। इसमें बुक से ये फार्मूला लिया गया है। हीटिंग इफेक्ट का जो प्रॉपर फार्मूला है वो है आई स्केयर आर टी। करंट है उसके अंदर आ जाता है, रेजिस्टर आता है और टाइम आता है, ठीक है। करंट का स्केयर है। इसका ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, इसके अंदर वो कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द पासेज ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर इज। सेम वही बात वो कर रहा है, ठीक है। इसमें अंदर वो फार्मूले के रिलेटेड पूछ रहा है, तो जो फार्मूला उसके अंदर हमने टिक किया वही इसमें होगा। तो वो क्या हमने किया था अभी, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो
करंट का के साथ रजिस्टर और टाइम आएगा। उसके बाद द करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, करंट किसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक अफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 10th वाला, इन लिक्विड एंड गैसेस द करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड और गैसेस के अंदर जो करंट मूव करता है वो किसकी वजह से मूव करता है। इसमें अभी हमने बात की लिक्विड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाते हैं, गैस के अंदर भी नेगेटिव आयन होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों आ रहे हैं, तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। When electricity pass through a liquid, the process is called, जब इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के अंदर से पास करती है उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट का वो उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, करंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द VI ग्राफ ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ के अंदर जो वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बनता है वो किस तरह का होगा। नंबर ए हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। ओहम लॉ में क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो ओहमिक नहीं होगा मटेरियल, वो वाला मटेरियल नॉन ओहमिक मटेरियल होता है। उसके बाद द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म जो आपने कॉमन फॉर्म पढ़ी थी वो है V इज इक्वल टू IR। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए वाला अगर आप देखें तो V इज इक्वल टू IR के लिहाज से ये इक्वेशन नहीं ठीक। ऑप्शन बी अगर देखें उसमें V इज इक्वल टू IR वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ओहम लॉ इज़ वैलिड फॉर ओनली करंट फ्लोइंग इन, ओहम लॉ किसके लिए वैलिड होता है ये आपने बताना है। ओहम लॉ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, नॉन कंडक्टर के लिए वैलिड, या ट्रांजिस्टर या डायोड जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं तो उनके अंदर ये वैलिड नहीं है। उसके बाद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम लॉ में जो कांस्टेंट होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो सेम वही वो बात पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओहम। उसके बाद इन सीरीज द करंट द सर्किट द नेट रेजिस्टेंस इज algebraic sum of all the resistance, sum of reciprocal of all the resistance in a circuit remain constant। इसमें जो रजिस्टर की बात कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर जो इसका फार्मूला होता है वो होता है इक्वलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3 एटसेट्रा, ठीक है। उसमें जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सबको हम ऐड कर लेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, रेजिस्टिविटी का जो ऑपोजिट होता है, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस है उसी तरह रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी होता है। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इससे पहले आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट का पता होना चाहिए। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट उसका ऑपोजिट होगा ओहम मीटर, -1 इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21
A wire of resistance R is cut into two equal parts. Its reciprocal become R is equal R over 2. कहते हैं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R, उसको अगर हम कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में तो उसकी रेजिस्टेंस R over 2 हो जाती है. What happened to the resistivity? उसकी रेजिस्टिविटी को क्या होगा? उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि वो इसके ऊपर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसके जितने मर्जी आप पार्ट्स कर देंगे वो सेम ही रहेगी. उसके बाद है व्हेन द टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. उसके बाद है द हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज़ कॉल्ड थर्मिस्टर. हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, ये थर्मिस्टर की डेफिनेशन है कि थर्मिस्टर जो होता है वो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है. उसके बाद द थर्मिस्टर कैन बी यूज फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, टेम्परेचर आएगा या हीट. तो इसका ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. जो थर्मिस्टर होता है वो हम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं इसको. 26 वाले में अगर हम देखें, इफ़ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज़ डबल द रेजिस्टेंस इज़. अगर हम कंडक्टर की लेंथ और डायमीटर को डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस को क्या अफेक्ट होगा? उसके रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है. तो आपने लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद 27 वाले में वो कह रहा है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट्स बिकम. इसमें वो कह रहा है कि एक वायर है यूनिफॉर्म जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है. उसको अगर हम कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में तो उसके जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि उसको इक्वल पार्ट्स में डबल किया तो उसको डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है. 28 में द फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन. ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की फार्मूला बता रहा है. उसमें हम यही पढ़ते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन. रेजिस्टिविटी ओवर टेम्परेचर के लिहाज से वो होता है. ठीक है, और टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे हम केल्विन यूज़ करते हैं. 29 में वो कह रहा है द कार्बन रेजिस्टर देयर वैल्यू कैन बी फाइंड बाय देयर. कार्बन रेजिस्टर के ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंट कलर होते हैं, उनके बैंड बने होते हैं, हर बैंड की अपनी वैल्यू होती है, तो उसकी जो वैल्यू प्रॉपर होगी वो हम कलर बैंड से फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद है द थर्ड बैंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ. जो थर्ड बैंड होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? 10 की पावर में लिखेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर वैल्यू किसी की 3 है तो वो 10 की पावर 3 आएगी. किसी बैंड की वैल्यू 7 है तो वो 10 की पावर 7 बनेगी. उसके बाद है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर इज. इसमें जो कलर होते हैं हर कलर की अपनी वैल्यू होती है. ठीक है, उसमें जो उसका कोड बनता है बीबी रॉय, ठीक है, उसके लिहाज से ब्लैक ब्राउन हर कलर की अपनी डिफरेंट वैल्यू होगी. ठीक है, तो आपने वो वैल्यू याद रखनी है. जो ब्लैक कलर होता है वो फर्स्ट पे आता है, तो उसकी वैल्यू क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, सो इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द कलर कोड ऑफ अ कलर ग्रे इज़. जो ग्रे कलर होता है उसकी वैल्यू आपने बतानी है, तो ग्रे कलर की वैल्यू होती है 9. ये आपने याद रखना है. इसका ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद 33 में द कलर ऑफ स्ट्रिप ऑन अ सर्टेन कार्बन रेजिस्टर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट आर येलो ब्लैक एंड रेड रिस्पेक्टिवली. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहले कलर कौन से वाला आ रहा है.
येलो आ रहा है उसकी वैल्यू 4 होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर है उसकी वैल्यू 0 होती है, ओके। उसके बाद रेड आ रहा है तो रेड की वैल्यू 3 वैल्यू होती है, तो वो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आपको पता है हम किलो के लिहाज से लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द इफ द टॉलरेंस कलर इज गोल्ड देन इट्स वैल्यू। टॉलरेंस दो तरह की होगी, सिल्वर बैंड या गोल्ड। अगर तो गोल्ड बैंड है तो आपने उसकी जो वैल्यू लगानी है वो 5% के लिहाज से लगानी है। अगर सिल्वर बैंड है तो आपने उसकी वैल्यू 10% के लिहाज से लगानी है। वो डिपेंड करता है आपके पास जो कलर है वो कौन से वाला है। जी ये देखें नीचे वाला, इसमें वो सिल्वर कलर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बताया मैंने कि सिल्वर कलर की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है रियोस्टेट कैन बी यूज एज अ। रियोस्टेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं? रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर के लिए भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी उसमें, क्योंकि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द वायर यूज इन रियोस्टेट इज़ मेड फ्रॉम। जो वायर रियोस्टेट के अंदर होती है वो किससे बनी होती है? वो मैग्नेट के मटेरियल के साथ बनी होती है, आपने ये याद रखना है इसका। द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज सेम एज। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है तो पोटेंशियल यूनिट डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज, किरचॉफ के बेसिकली दो रूल है। फर्स्ट रूल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो टोटल करंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। सेकंड में जो टोटल एनर्जी या वोल्टेज या ईएमएफ कह सकते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर हम करंट के रिलेटेड बात करते हैं या चार्जेस के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि टोटल चार्जेस वो कंजर्व रहते हैं, ठीक है। और किरचॉफ सेकंड रूल के अंदर ये हम पढ़ते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज अराउंड अ क्लोज सर्किट और अ लूप इज 0। तो अब मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड रूल के अंदर हम वोल्टेज के रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो इसका सेकंड लॉ ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आइडियल वोल्ट मीटर वुड हैव अ इनफिनाइट। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है आपने याद रखना है उसके अंदर इनफिनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर करंट को फाइंड कर सके। द ईएमएफ ऑफ टू सेल कैन बी कंपेयर्ड बाय। जो टू सेल की ईएमएफ होती है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? पोटेंशियोमीटर के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेड बाय। इसका भी सेम वही आएगा, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर के साथ हम मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं ईएमएफ की। थैंक यू डियर स्टूडेंट।